गुड मॉर्निंग एवरीवन। आषाढ़ का एक दिन नाटक जो है आरएचटी के सिलेबस में, आज उसका सारांश और महत्वपूर्ण कथन देखेंगे। आषाढ़ का एक दिन नाटक के नाटककार हैं मोहन राकेश और प्रकाशन कब हुआ था? जून 1958 ईस्वी को। आषाढ़ का एक दिन नाटक में अंक 3 है, ठीक है, और दृश्य सिर्फ एक, मल्लिका के घर का दृश्य। आषाढ़ का एक दिन मोहन राकेश का पहला नाटक है, याद रखिएगा। आषाढ़ का एक दिन नाटक को आधुनिक युग का प्रथम नाटक भी कहा जाता है। आषाढ़ का एक दिन महाकवि कालिदास के निजी जीवन पर आधारित है। किसके जीवन पर? कालिदास के निजी जीवन पर। आषाढ़ का एक दिन का परिवेश ऐतिहासिक है, परंतु उसमें आज की आधुनिक समस्याओं को प्रस्तुत किया गया है। नाटक के पात्र देखते हैं। पुरुष पात्र 7 हैं, ठीक है। कालिदास जो कि नाटक का नायक है और कवि भी है। दंतुल एक राजपुरुष है, मातुल कवि मातुल हैं, कालिदास के मामा हैं। निक्षेप ग्राम पुरुष है, विलोम ग्राम पुरुष है, कालिदास के बचपन का मित्र है और नाटक का खलनायक है। अनुस्वार एक अधिकारी है, अनुनासिक भी एक अधिकारी है। स्त्री पात्र 5 हैं। अंबिका ग्राम की एक वृद्धा, मल्लिका की माँ। मल्लिका अंबिका की पुत्री है, कालिदास की प्रेयसी और नाटक की नायिका है। रंगिणी संगिनी दोनों नागरी हैं। प्रियंगु मंजरी राजकन्या है, कवि पत्नी है, कालिदास की पत्नी और सह नायिका साइड हीरोइन, ठीक है, नाटक की। नेक्स्ट उसका सारांश देखते हैं। कथा का आरंभ आषाढ़ की मूसलधार वर्षा से प्रकृति के सुंदर वातावरण में होता है, ठीक है। इस नाटक की नायिका यानी कि मल्लिका, गांव की बाला मल्लिका वर्षा में खूब भीगकर और प्रेम से पुलकित होकर अपने घर आती है। मल्लिका की विधवा माँ अंबिका अपनी पुत्री को भीग कर आते देखकर उसके प्रति अधिक अनुराग होने के कारण क्रोधित होती है। कालिदास इस नाटक का नायक है। वो अपने मामाजी मातुल के यहाँ रहता है। वो भावना संपन्न एवं प्रकृति प्रेमी है, ठीक। कालिदास और मल्लिका एक दूसरे से प्रेम से अनुरक्त होते हैं। मल्लिका का कालिदास के साथ पर्वतमालाओं में घूमना अंबिका को अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि अंबिका अपनी बेटी की लोक निंदा का कारण कालिदास को मानती है, अतः वो उसे पसंद भी नहीं करती है। अपनिंदा के कारण अंबिका कालिदास को पसंद नहीं करती है। अंबिका अपनी पुत्री का विवाह कहीं दूसरी ओर करवाना चाहती है, लेकिन माँ के विवाह संबंधी विचारों से मल्लिका सहमत नहीं होती है, क्योंकि वो कालिदास से प्रेम करती है, साथ ही वो स्वतंत्रता प्रेमी थी। वो किसी के बंधन में भी बंधना नहीं चाहती थी। माँ के समान मल्लिका के मन में कालिदास के प्रेम को लेकर बदनामी का कोई भय नहीं होता है। मतलब मल्लिका के मन में जिस तरह से अंबिका के मन में कालिदास को लेकर अपनिंदा का भय है, उस तरह मल्लिका के मन में कोई भी भय नहीं है। वो अपनी माँ के वचनों की भी कोई चिंता नहीं करती। मल्लिका अपनी माँ की भावनाओं को समझती है। कालिदास एक दिन उज्जैन के पर्वत शिखरों की मनोहारिणी छटा को निहार कर मुग्ध हो गए थे। कहाँ के? उज्जैन के, ठीक है। वो ग्रामीण बालक अपने शैशवकाल की चिर संगिनी मल्लिका के साथ उस सुहावनी ऋतु की शोभा देखकर प्रकृति प्रेम के कारण तन्मय हो रहा था। ग्रामीण बालक यहाँ पर कौन है? कालिदास, ठीक है। समीपवर्ती प्रदेश में सहसा एक हरिण शावक को किसी वाधिक ने, मतलब किसी शिकारी ने बाणों से विद्ध कर दिया।
मृग शावक की दयनीय दशा देखकर कालिदास का करुणामय हृदय द्रवित हो उठा और उस आहत मृत शावक को अपने पुष्ट कंधों पर रखकर वे अपनी चिरपरिचित ग्रामीण बालिका मल्लिका के घर ले गए। जो हरिण शावक था उसको लेकर कालिदास कहाँ आए? मल्लिका के घर पर। दोनों उपचार कर ही रहे थे कि राज्याधिकारी बधिक ने वहां आकर इन दोनों की भर्त्सना करनी आरंभ कर दी। राज्याधिकारी बधिक राज्य से जो शिकारी आया था जिसने हरिण शावक को मारा था, ठीक है। जब राज्य कर्मचारी दंतुल ने मल्लिका और कालिदास को अपनी तीखी तलवार से भयभीत करते हुए मृग शावक की प्राप्ति के लिए दुराग्रह किया तो मल्लिका ने उत्तर दिया, ठहरो राजपुरुष, तुम्हारे लिए प्रश्न अधिकार का है, उनके लिए संवेदना का। कालिदास निशस्त्र होते हुए भी तुम्हारे शस्त्र की चिंता नहीं करेंगे। मल्लिका कहती है राजपुरुष से, जो अपने द्वारा मारा गया हरिण शावक को लेने के लिए आता है, उससे मल्लिका कहती है कि तुम्हारे लिए प्रश्न अधिकार का है लेकिन उनके लिए संवेदना का, ठीक है। किनके लिए संवेदना का? कालिदास के लिए। यह स्थिति बड़ी नाटकीय है। वास्तव में उज्जैनी के महाराज ने दंतुल को दूत रूप से इसलिए भेजा था कि वो कभी कालिदास को राजसभा में अपने साथ ले आए, ठीक है। उज्जैनी के महाराज ने वो जो दंतुल था मृग हरिण मतलब हरिण शावक को लेने के लिए आया था, उसको वास्तव में उज्जैनी के महाराज क्यों भेजे थे? ताकि वो कालिदास को अपने साथ लेकर उज्जैनी जाए, ठीक है। दंतुल मल्लिका की इस वाणी से हतप्रभ रह गया। उसने प्रार्थना की कि कालिदास के काव्य ऋतुसंहार की ख्याति महाराज के कानों तक पहुंच चुकी है। किसकी ख्याति? ऋतुसंहार, ठीक है। अतः उन्होंने इस कवि को राजसभा में आमंत्रित किया है। मल्लिका और उसकी वृद्धा माता अंबिका को आनंद के साथ परम विस्मय भी हुआ। मल्लिका भी विस्मय हुई और अंबिका भी विस्मय हुई। कालिदास अपनी प्रिय ग्राम्य भूमि और चिर संगिनी मल्लिका का त्याग नहीं करना चाहते थे, पर मल्लिका की प्रेरणा से उन्होंने उज्जैनी जाना स्वीकार कर लिया। वो कालिदास उज्जैनी नहीं जाना चाहते थे, लेकिन मल्लिका ही प्रेरित करती है कि आप जाइए, ठीक है। मल्लिका नाट्यकार ने बड़े कौशल से इस स्थल पर कालिदास के बाल्यकाल की विषम परिस्थितियों की ओर संकेत किया है, ठीक है। विषम परिस्थितियां मतलब किस तरह से वो अपने मामा के घर पर रहते हैं कालिदास, और वहाँ पर उनको मतलब उतना भी स्नेह नहीं मिलता है, ये सब। मल्लिका कहती है, तुम जानती हो कि उनका जीवन परिस्थितियों की कैसी विडंबना में बीता है। मातुल, कवि मातुल के घर में उनकी क्या दशा रही है, ये अंबिका को कहती है, ठीक है। उस साधनहीन और अभावग्रस्त जीवन में विवाह की कल्पना ही क्यों कर की जा सकती है? अंबिका कहती है कि वो विवाह क्यों नहीं कर लेता, तो वहां पर मतलब तुमसे क्यों विवाह नहीं कर लेता? मल्लिका से, ठीक है। तो वहां पर मल्लिका कहती है अंबिका से कि उनका जीवन परिस्थितियों की कैसी विडंबना में बीता है। यही मल्लिका की माता अंबिका एक प्रकार से भविष्यवाणी करती है। किसी संबंध से बचने के लिए अभाव जितना बड़ा कारण होता, अभाव की पूर्ति उससे बड़ा कारण बन जाती है। ये एक इम्पोर्टेंट लाइन है, याद रखिएगा। इस निमंत्रण का प्रभाव कवि कालिदास पर विलक्षण ही पड़ा। वे तो काली मंदिरों में उपासना मग्न हो गए। राज सम्मान की उन्हें लेस मात्र भी अभिलाषा ना थी। वे अपने ग्रामीण जीवन के सुखमय साहचर्य से वंचित नहीं होना चाहते थे, किंतु मल्लिका की प्रेरणा से उन्होंने राज सम्मान को स्वीकार कर उज्जयिनी को प्रस्थान किया। मल्लिका से परिणय की आशा लगाने वाला विलोम, ठीक है। कौन मल्लिका से विवाह की आशा लगा रखता है? विलोम। कालिदास की विदा पर माता अंबिका से वार्तालाप करता है। वो कालिदास के साथ वार्तालाप करके यह स्पष्ट करा लेना चाहता है
कि कालिदास का अकेले ही उज्जैनी जाना कहाँ तक उचित है। बिलोम भी कहता है कि शादी कर लो मल्लिका से जाने से पहले। इस अवसर पर मल्लिका और बिलोम के वार्तालाप से यह संकेत मिलने लगता है कि माता अंबिका के ही प्रोत्साहन से बिलोम मल्लिका के साथ प्रणय सूत्र में बंधने की आशा कर रहा था, किंतु मल्लिका उसे एक अनचाहे अतिथि के रूप में ही स्वीकार करना चाहती थी। ठीक है, अंबिका भी चाहती थी कि बिलोम मल्लिका के साथ शादी करे, लेकिन मल्लिका सिर्फ उसको एक अनचाहे अतिथि के रूप में ही स्वीकार कर सकती थी। कालिदास उज्जैनी को प्रस्थान करते हैं। मल्लिका की प्रेरणा से कालिदास उज्जैनी चले जाते हैं, किंतु उनका हृदय जैसे बोझिल हो जाता है। उस समय उनके हृदय भार को हल्का करते हुए मल्लिका कहती है, विश्वास करो, तुम यहाँ से जाकर भी यहाँ से विच्छिन्न नहीं होगे। यहाँ की वायु, यहाँ के मेघ और यहाँ के हरिण, इन सबको तुम साथ ले जाओगे और मैं भी तुमसे दूर नहीं रहूंगी। जब भी मैं तुम्हारे निकट होना चाहूंगी, पर्वत शिखर पर चली जाऊंगी और उड़ते हुए मेघों में गिर जाया करूंगी। कालिदास की प्रस्थान बेला में, मतलब प्रस्थान समय में, मल्लिका के नेत्रों से अश्रुधारा उमड़ने लगती है, तो माँ की गोद में मुंह ढक वो बैठ जाती है। यही प्रथम अंक समाप्त। ठीक है, मतलब कालिदास और मल्लिका प्रकृति को उपभोग करते हैं। ठीक है, और कालिदास उज्जैनी जाता है। शुरू होता है कहाँ से? आषाढ़ का एक दिन की शुरुआत से और अंत है कालिदास उज्जैनी जाने तक। प्रथम अंक समाप्त। ठीक है, कालिदास उज्जैनी के राजसभा में सम्मानित होकर काव्य रचना में व्यस्त हो जाता है। उनकी काव्य प्रतिभा पर रीझ कर राजा ने अपनी कन्या प्रियंगु मंजरी से विवाह कर दिया और उन्हें कश्मीर का शासक नियुक्त किया। कालिदास की काव्य प्रतिभा पर इतना खुश हुए महाराज कि वो अपनी कन्या प्रियंगु मंजरी, ठीक है, प्रियंगु मंजरी से विवाह करा दिया और कश्मीर का राज्य कार्य संभालने के लिए दिया। कालिदास के साथ राज वैभव चला। मार्ग में प्रियंगु मंजरी कालिदास के ग्राम का दर्शन करते हुए गई। उसने मल्लिका के उस जर्जर गृह की यात्रा की और उसे नवीन रूप देने का प्रयास किया, किंतु मल्लिका ने यह सब स्वीकार नहीं किया। प्रियंगु और मल्लिका का इस अवसर पर वार्तालाप बड़ा ही प्रभाव उत्पादक है। प्रियंगु मल्लिका से कहती है, मैं उनसे जान चुकी हूँ कि तुम शैशव से उनकी संगिनी रही हो। उनकी रचनाओं से तुम्हारा मोह स्वाभाविक है। प्रियंगु मल्लिका को अपने साथ कश्मीर चलने के लिए बाध्य करना चाहती है, किंतु मल्लिका किसी प्रकार साथ जाने को तैयार नहीं होती। नवीन भवन बनाने के आग्रह को भी यह कहकर टाल देती है, ऐसा मत कीजिए, इस घर को गिराने का आदेश मत दीजिए। ग्रामीण युवक बिलोम के मनोभावों के द्वारा नाट्यकार ग्रामीण जनता की मनोवृत्ति को अभिव्यंजित करता है। ठीक है, बिलोम नगरवासियों का परिहास भी करता है और उनके वैभव पर चकित भी होता है। वो मल्लिका के घर में बैठकर राजपुरुषों को समीप से देखना चाहता है। उसे आशा है कि कश्मीर के मनोनीत शासक, उसके पुराने सखा राजकवि कालिदास आज मल्लिका के आवास पर अवश्य पधारेंगे, लेकिन वो पधारते नहीं है। मल्लिका बार बार बिलोम को चले जाने का आदेश देती है, किंतु वो अपने संकल्प पर दृढ़ रहता है, पर कालिदास नहीं आते। माता अंबिका मल्लिका को समझाती है कि कालिदास का इस जर्जर घर में आना आश्चर्यजनक घटना होगी। उसके ना आने में आश्चर्य कहाँ? वो कहती है, अब भी रोती हो उसके लिए? अंबिका कहती है, ठीक है, उस व्यक्ति के लिए जिसने। मल्लिका उसके संबंध में कुछ मत कहो माँ। मल्लिका कहती है कि उसके संबंध में कुछ भी मत कहो माँ, कुछ मत कहो, और सिसकती रहती है, मतलब रोती रहती है। और यहाँ पर नाटक का द्वितीय अंक समाप्त होता है। ठीक है, तो उज्जैनी में शुरुआत देखिए कहाँ से होता है द्वितीय अंक का, कि उज्जैनी में वो चला गया होता है कालिदास। ठीक है, फिर वहाँ पर मतलब लिखने की कार्य वहाँ पर चलता है।
फिर राजा वहाँ पर अपनी पुत्री प्रियंगु मंजरी का विवाह कालिदास के साथ करते हैं और कश्मीर का राज्य कार्य संभालने के लिए प्रदान करते हैं। फिर वो कश्मीर जाते वक्त क्या होता है कि प्रियंगु मंजरी और कालिदास सभी आते हैं मल्लिका के गांव, लेकिन कालिदास वहां पर नहीं आता मल्लिका के घर पर, और इसी के वजह से मल्लिका जो है रोती रहती है। ठीक है, और यहाँ पर द्वितीय अंक का समाप्त होता है। फिर तृतीय अंक देखिए, कई वर्ष व्यतीत हो जाते हैं और कश्मीर में विद्रोह शुरू होती है। शत्रुओं से घायल एक सैनिक मल्लिका ग्राम स्थित कवि मातुल को सूचना देता है। मल्लिका को, ठीक है, शत्रुओं से घायल एक सैनिक मल्लिका को ग्राम स्थित कवि मातुल को सूचना देता है कि कालिदास ने संन्यास ले लिया। मल्लिका इसे स्वीकार नहीं करती और कालिदास के ग्रंथों का स्वाध्याय करती रहती है। उज्जैनी के व्यवसायियों के माध्यम से वो कालिदास के सभी ग्रंथों को मंगाकर पढ़ती रहती है। किनसे? उज्जैनी के व्यवसायियों से। ठीक है, उज्जैनी के व्यवसायियों ने मल्लिका को यह भी बताया कि कालिदास पर बारांगना प्रेम का अपवाद लगा है। बारांगना का अर्थ है वेश्या। ठीक है, आषाढ़ के वे ही दिन थे, रिमझिम वर्षा हो रही थी, उसी प्रकार मेघ गरज रहे थे, बिजली चमक रही थी। ये अंतिम है। ठीक है, इसी समय राजकीय वस्त्रों में परंतु क्षत विक्षत से कालिदास मल्लिका के गृह में प्रविष्ट होते हैं। मल्लिका चकित रह जाती है। इस स्थल पर दोनों का वार्तालाप कवि कालिदास के वास्तविक रूप को इस प्रकार प्रकट करता है। मल्लिका कहती है, आर्य मातुल ने आज ही बताया था कि तुमने कश्मीर छोड़ दिया है। ठीक है, मातुल ने बताया था कि वो कश्मीर छोड़ दिया है और संन्यास लेने चला है। कालिदास कहता है, हाँ, क्योंकि सत्ता और प्रभुता का मोह छूट गया है। आज मैं उन सबसे मुक्त हूँ जो वर्षों से मुझे कसता रहा है। कश्मीर में लोग समझते हैं कि मैंने संन्यास ले लिया, परंतु मैंने संन्यास नहीं लिया। यहाँ की एक एक वस्तु में जो आत्मीयता थी वो यहाँ से जाकर मुझे कहीं नहीं मिली। मुझे यहाँ की एक एक वस्तु के रूप और आकार का स्मरण है। कवि यहाँ अपनी काव्य प्रेरणा का स्रोत बताते हुए कहता है, मैं जानता हूँ कि मैंने वहाँ रहकर कुछ नहीं लिखा। जो कुछ लिखा है वो यहाँ के जीवन का ही संचय था। ठीक है, कवि कालिदास जो थे अपने लिखने की प्रेरणा एक तो मल्लिका को बताते हैं, दूसरा अपने गांव के सौंदर्य को। ठीक है, कुमार संभवम की पृष्ठभूमि यह हिमालय है और तपस्विनी उमा तुम हो। देखिए, इसको याद रखिए। ठीक है, कुमार संभवम कालिदास ने लिखा था, उसकी पृष्ठभूमि हिमालय। ठीक है, और उसमें जो नायिका तपस्विनी वो कौन है? तपस्विनी उमा मल्लिका है। ठीक है, मेघदूत के यक्ष की पीड़ा मेरी पीड़ा है और विरह विर्मादता यक्षिणी तुम हो। कालिदास ने मेघदूत लिखा था। मेघदूत में जो यक्ष है वो कौन है? कालिदास। ठीक है, मतलब कालिदास के अनुसार। और जो यक्षिणी है वो कौन है? मल्लिका। ठीक है, तो कुमार संभवम हो गया, उसके बाद मेघदूत हुआ। नेक्स्ट है अभिज्ञान शाकुंतल, ये कालिदास ने लिखा था। वहां भी शकुंतला के रूप में तुम ही मेरे सामने थी। मतलब अभिज्ञान शाकुंतल में जो शकुंतला नायिका है वहां पर भी कालिदास बताते हैं कि वो शकुंतला भी तुम ही थी मल्लिका को। ठीक है, रघुवंश में अज का विलाप भी मेरी ही वेदना की अभिव्यक्ति थी। और रघुवंश में जो अज है उसका जो विलाप है वो किसका विलाप बताते हैं कालिदास? खुद का। ठीक है, तो देखिए कालिदास क्या क्या लिखे थे? मेघदूत, अभिज्ञान शाकुंतलम, रघुवंश, कुमार संभवम, ऋतु संहार। ठीक है, वार्तालाप करते करते मल्लिका सिले हुए पत्रों को भेंट के रूप में प्रदान करते हुए कहती है कि ये पत्र मैंने अपने हाथों से बनाकर सिए थे। सोचा था तुम राजधानी से आओगे तो मैं तुम्हें भेंट दूंगी, कहूंगी कि इन पृष्ठों पर अपने सबसे बड़े महाकाव्य की रचना करना, परंतु उस बार तुम आकर भी नहीं आए और यह भेंट यही पड़ी रही।
मल्लिका एक पत्रों को बहुत सी पत्रों को सिला था, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो कालिदास को भेंट करना चाहती थी, ताकि वो सबसे बड़ा महाकाव्य उस पर लिख पाए। कालिदास पन्ना उलटते हुए उन पर अश्रु बिंदुओं के चिन्ह, स्वेद करणों का प्रमाण, फूलों की सूखी पत्तियों के रंग देखकर कहते हैं, ये पृष्ठ अब कोरे कहाँ हैं मल्लिका? इन पर एक महाकाव्य की रचना हो चुकी है। अब देखिए, पन्नों में आंसुओं की बूंदें हैं, ठीक है, सूख गए हैं। फूलों की जो सूखे हुए फूल हैं, तो ऑलरेडी वहां पर सालों साल मल्लिका पर क्या बीती है, ये उन पर लिखा गया है, ठीक है, कुछ इशारों के माध्यम से। तो उसी को कालिदास कहते हैं कि ये पृष्ठ अब कोरे कहाँ है मल्लिका, इन पर एक महाकाव्य की रचना हो चुकी है। अगर मल्लिका की वेदना को वहां पर देखा जाएगा तो वो सच में एक महाकाव्य ही है, अनंत सर्गों के एक महाकाव्य की। इन पृष्ठों पर अब नया कुछ क्या लिखा जा सकता है? परंतु इससे आगे भी तो जीवन शेष है। हम फिर अथ से प्रारंभ करेंगे। यहाँ पर कालिदास को पता नहीं होता है कि मल्लिका शादी कर चुकी होती है, और वो मल्लिका से कहता है कि हम फिर अथ से आरंभ करेंगे, ठीक है। इतने ही में विलोम का प्रवेश होता है। ऐसा प्रतीत होता है कि माता अंबिका के आग्रह से विलोम के साथ मल्लिका का पाणी ग्रहण हो जाता है। पाणी ग्रहण यानी शादी। और उनके गृह में एक शिशु का क्रीड़ा कोलाहल सुनाई पड़ता है, एक बच्ची का, छोटी बच्ची। और उसी को सुनकर फिर पता चलता है कि मल्लिका की ही बेटी है, मल्लिका विलोम की बेटी है। तो अंत में कालिदास प्रस्थान करता है और मल्लिका अपने नवजात शिशु को गोद में लेकर चूमने लगती है। यही नाटक समाप्त होता है। अब कुछ महत्वपूर्ण कथन दिखेंगे, ठीक है। आषाढ़ का पहला दिन और ऐसी वर्षा, माँ, ऐसी धारासार वर्षा, दूर दूर तक की उपत्यकाएं भीग गईं। और मैं भी तो, देखो ना माँ, कैसी भीग गई हूँ। यहाँ पर माँ 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 देखकर ये पता ही चल रहा होगा कि मल्लिका अपनी माँ अंबिका से कहती है। वो तुम्हें तुम्हारी भावना का मूल्य देना चाहता है, तो क्यों नहीं स्वीकार कर लेती? घर की भित्तियों का परिसंस्कार हो जाएगा और तुम उनके यहाँ परिचारिका बनकर रह सकोगी। इससे बड़ा और क्या सौभाग्य तुम्हें चाहिए? ये अंबिका का कथन है मल्लिका के लिए। मैंने भावना में एक भावना का वर्ण किया है। मेरे लिए वो संबंध और सब संबंधों से बड़ा है। मैं वास्तव में अपनी भावना से प्रेम करती हूँ, जो पवित्र है, कोमल है, अनश्वर है। ये मल्लिका कहती है अपनी माँ अंबिका से। जिसे तुम भावना कहती हो, वो केवल छलना और आत्म प्रवंचना है। उससे जीवन की आवश्यकताएं किस तरह पूरी होती है, ये अंबिका कहती है मल्लिका से। मैं राजकीय मुद्राओं से कृत होने के लिए नहीं हूँ, ये कालिदास कहता है कि राजकीय मुद्राएं मुझे खरीद नहीं सकते। विलोम क्या है? एक असफल कालिदास, और कालिदास एक सफल विलोम। ये विलोम कहता है, ठीक है, ये विलोम खुद कहता है। विलोम से यहाँ पर मल्लिका लिखा है, लेकिन ये विलोम खुद कहता है कि विलोम क्या है? एक असफल कालिदास और कालिदास एक सफल विलोम। नहीं, विदा तुम्हें नहीं दूंगी। जा रहे हो इसलिए केवल प्रार्थना करूंगी कि तुम्हारा पथ प्रशस्त हो। ये मल्लिका कहती है कालिदास के लिए, जब कालिदास उज्जैनी जा रहा होता है। शब्द और अर्थ राजपुरुषों की संपत्ति है। जानकर आश्चर्य हुआ। ये दंतुल का कथन नहीं, ये दंतुल का कथन नहीं है। शब्द और अर्थ राजपुरुषों की संपत्ति है। जानकर आश्चर्य हुआ, ये कालिदास कहता है दंतुल से, ठीक है। वो व्यक्ति आत्मसीमित है। संसार में अपने सिवा उसे और किसी से मोह नहीं है। जहां तक मल्लिका से उसके प्रेमाकर्षण या मोह का प्रश्न है, वो व्यक्ति आत्मसीमित है। ये कौन कहता है? अंबिका, ठीक है।
अंबिका का कथन है कालिदास के प्रति। अंबिका कालिदास को आत्मसीमित बताती है। तुम्हारे साथ उनका इतना ही संबंध है कि तुम एक उपादान हो, जिसके आश्रय वो अपने से प्रेम कर सकता है, अपने पर गर्व कर सकता है। ये अंबिका कहती है मल्लिका से। मैं यहाँ से क्यों नहीं जाना चाहता था? एक कारण यह भी था कि मुझे अपने पर विश्वास नहीं था। मैं नहीं जानता था कि अभाव और वंचना का जीवन व्यतीत करने के बाद प्रतिष्ठा और सम्मान के वातावरण में जाकर मैं कैसा अनुभव करूंगा। पहले सिर्फ अभाव और वंचना ही था कालिदास के जीवन में, लेकिन वो उज्जैनी जाने के बाद प्रतिष्ठा और सम्मान मिला। ठीक है, लेकिन वो उसको सह नहीं सका। ये कहते हैं कालिदास मल्लिका से। तुम्हें बहुत आश्चर्य हुआ था कि मैं कश्मीर का शासन संभालने जा रहा हूँ, परंतु मुझे इसमें कुछ भी अस्वाभाविक प्रतीत नहीं होता। अभावपूर्ण जीवन की वो एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया थी, संभवतः नहीं होता। अभावपूर्ण जीवन की वो एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया थी, संभवतः उसमें कहीं उन सबसे प्रतिशोध की प्रतिशोध लेने की भावना भी थी जिन्होंने जब तब मेरी भर्त्सना की थी, मेरा उपहास उड़ाया था। कालिदास अपने कश्मीर जाने के प्रसंग में मल्लिका से कहता है, मतलब कालिदास कहते हैं कि तुमको शायद आश्चर्य हो रही होती है कि मैं कश्मीर जा रहा हूँ, ठीक है, लेकिन वहां पर आश्चर्य होने की कोई बात नहीं है। मतलब जिस तरह से अभावग्रस्त जीवन काटे थे कालिदास, वहां पर अगर उनको ये सुख मिल रहा है कि कश्मीर का राज कार्य संभाले, तो वो स्वाभाविक है। और एक तरफ से वो एक प्रतिशोध है अपने अभावग्रस्त जीवन के प्रति। इस प्रदेश में हरिणों का आखेट नहीं होता राजपुरुष। तुम बाहर से आए हो, इसीलिए इतना ही पर्याप्त है कि हम इसके लिए तुम्हें अपराधी ना माने। ठीक है, ये कालिदास दंतुल से कहता है। दंतुल जो राजपुरुष होता है और हरिण शावक को मारता है, वो व्यक्ति आत्मसीमित है। ये अंबिका की कथन है। ठीक है, संसार में अपने सिवा उसे और किसी से मोह नहीं है। जीवन की स्थूल आवश्यकताएं ही तो सब कुछ नहीं है, उनके अतिरिक्त भी तो बहुत कुछ है। ये मल्लिका कहती है अंबिका से। क्या अधिकार है उन्हें कुछ भी कहने का? मल्लिका का जीवन उसकी अपनी संपत्ति है, वो उसे नष्ट करना चाहती है, तो किसी को उस पर आलोचना करने का क्या अधिकार है? ये मल्लिका कहती है अंबिका से। ठीक है, मैं यद्यपि तुम्हारे जीवन में नहीं रही, परंतु तुम मेरे जीवन में सदा बने रहे हो। मैंने कभी तुम्हें अपने से दूर नहीं होने दिया। तुम रचना करते रहे और मैं समझती रही कि मैं सार्थक हूँ। मेरे जीवन की भी कुछ उपलब्धि है। ये मल्लिका कहती है कालिदास से। ठीक है, जानती हूँ कि कोई भी रेखा तुम्हें घेर ले तो तुम घिर जाओगे। मैं तुम्हें घेरना नहीं चाहती, मल्लिका कहती है कालिदास से। मैंने बार बार अपने को विश्वास दिलाना चाहा कि कभी उस वातावरण में नहीं, मुझ में है। मैं अपने को बदल लूं तो सुखी हो सकता हूं, परंतु ऐसा नहीं हुआ। ना तो मैं बदल सका, ना सुखी हो सका, और एक दिन मैंने पाया कि मैं सर्वथा टूट गया हूं। ये कालिदास कहता है मल्लिका से। मैंने अपने को देता रहा। मैं अपने को आश्वासन देता रहा, आज नहीं तो कल मैं परिस्थितियों पर बस पा लूंगा और समान रूप से दोनों क्षेत्रों में अपने को बांट दूंगा। परंतु मैं स्वयं ही परिस्थितियों के हाथों बनता और चालित होता रहा, और एक दिन मैंने पाया कि मैं सर्वथा टूट गया हूं। मैं वो व्यक्ति नहीं हूं जिसका विशाल के साथ कुछ भी संबंध था। ये कहता है कालिदास मल्लिका से। मैं जानता हूँ मैंने वहां रहकर कुछ नहीं लिखा। जो कुछ लिखा वो यहाँ के जीवन का ही संचय है। मेघदूत में यक्ष की पीड़ा मेरी ही पीड़ा है, और विरही विमर्दित यक्षिणी तुम हो, कालिदास कहता है मल्लिका से।
यह वास्तव में प्रसन्नता का विषय है कालिदास कि हम दोनों एक दूसरे को इतनी अच्छी तरह समझते हैं। हम दोनों एक दूसरे के बहुत निकट हैं। ये विलोम कहता है कालिदास से। मैं अनुभव करता हूँ कि यह ग्राम प्रांतर मेरी वास्तविक भूमि है। मैं कई सूत्रों से इस भूमि से जुड़ा हूँ। उन सूत्रों में तुम हो, यह आकाश और यह मेघ है। यहाँ की हरियाली है, हरिणों के बच्चे हैं, पशुपाल हैं। यहाँ से जाकर मैं अपनी भूमि से उखड़ जाऊंगा। ये कालिदास कहता है उज्जैनी जाने से पूर्व, मल्लिका से। मैं यहाँ का कुछ वातावरण साथ ले जाना चाहती हूँ। कुछ हरिण शावक जाएंगे जिनका हम अपने उद्यान में पालन करेंगे। यहाँ की औषधियाँ उद्यान के क्रीड़ा शैल पर तथा आसपास के प्रदेश में लगवा दी जाएंगी। ये प्रियंगु मंजरी कहती है मल्लिका से। मेरी समझ में नहीं आता कि इसमें क्रय विक्रय की क्या बात है। सामान मिलता है, ग्रहण करो। नहीं, कविता का मूल्य ही क्या है? उसकी भौतिक दृष्टि कविता को, कवि को महत्व नहीं देती। महत्व देती है सत्ता को, राज्य को, राजकीय सम्मान को। कालिदास द्वारा राजकीय सम्मान को स्वीकार ना करने की बात सुनकर मातुल कहता है, ठीक है। मातुल को बहुत गुस्सा आता है जब कालिदास राजकीय सम्मान ग्रहण करने से मना करते हैं, और तब यह बात मातुल कहते हैं, ठीक है।